नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब ये आधुनिक काल के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आगे के क्रम में हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, इसी तरह एक परिभाषा और है रामविलास शर्मा की कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता है। इस तरह से ये परिभाषा है रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से देख लेना। एक दो परिभाषा जो मेरे ध्यान पे है मैं आपको और बता देती हूँ। एक परिभाषा है रामकुमार वर्मा की, आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। ये रामकुमार वर्मा की परिभाषा। एक महादेवी वर्मा ने परिभाषा दी है, छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो ये परिभाषा किसकी है? महादेवी वर्मा की। और रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी है, वो छायावाद का अर्थ दो अर्थों में, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्यशैली पद्धति विशेष के अर्थ में। ठीक है, तो ये परिभाषा मैंने आपको बताई जो एग्जाम में आ चुकी है सब। आगे देखते हैं। और छायावाद का समय कब से कब तक है? 1918 से 1936 का समय छायावाद है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा छायावाद को? तृतीय उत्थान। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत और जायसी प्रसाद। ये कैसे छायावादी कवि हैं? और जायसी कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? ये निराला के द्वारा रचित है। 1938 मतलब इसका प्रकाशन है। वो जो अनामिका है और इसमें संकलित रचनाएं जो हैं वे हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, सच है, प्रेयसी और रेखा। ठीक है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तोड़ती पत्थर ये रचनाएं पूछी आ चुकी हैं कि किसमें संकलित है। आगे देखते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? झरना। ठीक है, और झरना का समय क्या है? छायावाद की रचना है झरना, तो इसका समय है 1918 ईस्वी। और झरना कैसा काव्य है? एक मुक्तक काव्य है और गीतों का संग्रह है झरना जो है। और छायावाद की मतलब प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? प्रयोगशाला का आविष्कार, तो वो है झरना। और झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखो ये क्वेश्चन सब ऐसे ही है जो तो आप देखना, इसलिए ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही फ़ायदा मिलता है कैसे आते हैं। अब जो मेरे पास केंद्र के मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, एक हरियाणा का है, एमपी का है शायद, तो उनका भी मैं मतलब कराऊंगी, तो उसको मैं देखना कि सब देखो। और मैंने उत्तराखंड एलटी का भी एग्जाम पेपर अभी डाला है वो, तो उसे देखना। और यूपी टीजीटी पीजीटी के कि सब में क्वेश्चन तो वही है, हिंदी भी वही है, रिपीट होती रहती है। 10 साल पुराने क्वेश्चन भी देखोगे तो घूम फिर के लेखक मतलब जो पुराने हैं वो तो हैं ही, जो मतलब चेंज थोड़ी हो जाएंगे कि लेखक अब बदल रहे हैं, जो हैं वो उन पर ही हमें मतलब क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे देखते हैं। बादल राग के रचयिता हैं, तो बादल राग किसकी रचना है? तो बादल राग किसकी रचना है? निराला की। और बादल किसकी रचना है? पंत की। और ये रचना जो है इनकी प्रगति मतलब प्रगतिवादी रचना है निराला की। और इसमें बादल को क्रांति दूत के रूप में दिखाया गया है। और जो पंत की रचना है बादल, उसमें प्रकृति का मतलब वर्णन करा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है इसमें से? तो आंगन के पारद्वार। आंगन के पारद्वार किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। यामा, दीप शिखा, निर्जा, संध्या गीत और निर्जा ये किसकी रचना है सारी? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है, तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। और इन्होंने लिखा है श्रृंखला की कड़िया, उस वो रचना इनकी काफ़ी पूछी जाती है महादेवी वर्मा की। अगर पूछे महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं, तो दीपक और बादल हैं। और इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था और साहित्यकार संसद की स्थापना भी की थी। परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी।
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या गाया गया? महाप्राण। बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मतलब अगर बालकृष्ण शर्मा नवीन लगा के दे देते हैं, किसका उपनाम है? तो बालकृष्ण शर्मा का। सुभद्रा कुमारी चौहान ये वीर रस की कवयित्री हैं। जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है, तो जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। कमायनी के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रिय प्रवास के बारे में, इस तरह से कमायनी से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जयशंकर प्रसाद की मतलब अंतिम रचना है और 1935 की रचना है कमायनी। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इसका प्रमुख छंद कौन सा है? ताटंग छंद है। और इसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। और अगर पूछें आधुनिक काल में कि मतलब आला छंद का प्रयोग किस में हुआ है, तो आधुनिक काल में आला छंद का प्रयोग हुआ है कमायनी में। और इस मतलब कमायनी की कथा कहाँ से ली गई है? तो इसका आधार क्या है? शतपथ ब्राह्मण। गीतिका के रचनाकार का नाम है, तो गीतिका के रचनाकार हैं गीतिका कुकुरमुत्ता। किसकी रचना है? निराला की रचना है। आगे देखते हैं। निराला को क्या छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। और जो मतलब गीतिका काव्य संग्रह है इनका, तो इसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कमायनी महाकाव्य है, साकेत, प्रिय प्रवास और पल्लव महाकाव्य नहीं है। पल्लव ये मतलब जैसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता पल्लव को, घोषणा पत्र, ठीक है। और पल्लव की भूमिका कितने पृष्ठों की है? तो वो 40 पृष्ठों की भूमिका है पल्लव की। प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा जाता है? वो भी पल्लव को कहा जाता है। छायावाद की रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की। कमायनी जयशंकर प्रसाद की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। और तीनों की भाषा क्या है? खड़ी बोली। आगे देखते हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो जूही की कली रचना किसकी है? तो ये निराला की रचना। और इसे जो पत्र में से मतलब संपादक करने से मतलब वापस करा था किसने? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अश्लील कहकर, मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है, तो इसलिए वापस कर दिया गया था इसे। और ये रचना कब की है? 1916 की रचना है। और इसमें जो कविता में है ना वो जूही, तो जूही नारी का और पवन पुरुष का प्रतीक है। ये पत्रिका बाद में ये जो रचना है जूही की कली निराला जी की, तो ये पहली मतलब रचना है जो उनकी निराला जी की रचना है। और ये किसमें छपी थी बाद में? मतलब सरस्वती में मना कर दिया था, तो फिर बाद में छपी थी ये मतवाला में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, पंत छायावाद युग के कवि हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपसे कि मतलब जब भी आप देखो इस चीज़ को तो अच्छे से ये चीज़ देख लेना कि मतलब कौन छायावाद के हैं, जो भारतेंदु के युग के, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद प्रयोग युग की, मतलब कौन से कवि हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जैसे आपको सब कुछ ये पता है कि ये पंत जी छायावाद के कवि हैं, तो आराम से लगा दोगे ठीक है कि हाँ ये गलत है, ठीक है। और जो सही है उन्हें देख लेते हैं। पंत को प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये सब ये है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। निराला की अंतिम कविता है, तो निराला की अंतिम कविता कौन सी है? वो है पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ठीक है। और पहली कविता कौन सी है? जूही की कली, जो मैं भी आपको बता रही थी, ठीक है। और प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? संध्या काकली। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो निहार है। और निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कौन है? महादेवी वर्मा। कला और बूढ़ा चांद के लिए मतलब किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मतलब रचना किसकी है, लेखक कौन है ये? तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद, और इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना, ठीक है।
प्रेम का चित्रण ये सही है, प्राकृतिक पर्यवेक्षण ये भी सही है, कथा गीत प्रयोग ये भी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा अगर पंक्तियाँ देख के पूछी जाएँ कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, या मतलब रीतिकाल के किसी कवि के बारे पूछा जाए कि उन्होंने किस में रचना की है, तो ब्रज भाषा में ही रचना हुई रीतिकाल में। ठीक है, रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा ही रही है। लोकायतन के रचयिता हैं, तो लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है लोकायतन के। और लोकायतन रचना जो है ये इनकी, इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था और ये गांधी जी के जीवन से संबंधित है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम है। और माखनलाल चतुर्वेदी की जो है पुष्प की अभिलाषा है, और कैदी और कोकिल इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। आंसू है, आंसू कैसा काव्य है? आंसू एक मुक्तक काव्य है, और ये मतलब एक विरह काव्य है। या तो मुक्तक है तो ऑप्शन में ये मुक्तक काव्य संकलन है, और विरह काव्य है तो तब भी आप टिक करेंगे। ये इसमें कितने छंद है? 133 छंद है, और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें सखी छंद का प्रयोग किया गया है आंसू में। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का मतलब प्रबंध काव्य है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी एक पंक्तियाँ और पूछी जाती है एग्जाम में कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि कुछ उथल पुथल मच जाए, इस तरह से। ठीक है, तो इनकी ये पंक्ति एग्जाम में पूछी जाती बालकृष्ण शर्मा नवीन की। मुक्त छंद के प्रणेता है, तो मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हजारी प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों को ऑप्शन में हमेशा देते हैं और कन्फ्यूजन के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देना। ठीक है, या तो ये इतना याद कर लेना था, मतलब जो महान है उन्हीं के नाम पर मतलब नाम रखा गया द्विवेदी युग। ठीक है, तब भी आसानी से याद हो जाएगा। और द्विवेदी युग मतलब जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। और पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? इसलिए मैं कहती कि आप ना कामायनी के सर्ग जो 15 सर्ग है ना, उनको क्रम से लिख के याद करना। ठीक है, तो ये मतलब रहस्य और लास्ट का सर्ग है ये आनंद। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? चिंता। ये है जैसे चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्षा ईडा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद, इस तरह से है ये। तो कौन सा आता? उसमें ऑप्शन सी सही होगा हमारा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और दीपशिखा, इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। और जहाँ निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत, ये चारों रचनाएं किस में है? या में संकलित रचनाएं हैं इनकी। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो छायावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि ऑप्शन बी इसमें गलत है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता रही है। अभिधात्मक शैली का मतलब ये होता है सीधे सीधे मतलब बात समझ में आना। ठीक है, तो छायावाद में तो रहस्यवाद है, तो अभिधात्मक शैली हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो या तो लक्षण या व्यंजना शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अभिधात्मक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है छायावाद में। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। छायावादी काव्यों में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, ये सही है। छायावाद प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता, ये भी सही है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया, ये भी सही है। आगे देखते हैं। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पद ने भाषा अलंकार छंद शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो वो है कौन सी रचना इनकी? सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लव है। पल्लव इसकी भूमिका 40 पृष्ठों की है, जिसमें इन्होंने इन सब के बारे में मतलब वर्णन किया है। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निराला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो
क्वेश्चन को हमेशा एक तो अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो हमारे पढ़ने के चक्कर में गलत हो जाते हैं, जैसे सही है नहीं है, मान लो कुछ क्वेश्चन शुरू में देख लिया लास्ट में नहीं देखा, तो आप कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमेशा एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, और पढ़ने के बाद उसके नीचे जैसे सही है नहीं है नीचे अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। बहुत क्वेश्चन खराब होते हैं इस चक्कर में कि सही है, और सारे ऑप्शन मतलब अच्छे से देखना, और क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना, जल्दी नहीं करना क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पता चला कि अरे अरे इसका तो ये नहीं था, और जब हमें पता चला गोला काला हो गया तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए थोड़ा मतलब पेशेंस भी ज़रूर रखना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि निराला विवेकानंद दर्शन से प्रभावित थे। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपरयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, निराला जी की पंक्तियाँ हैं। और निराला जी की पंक्तियाँ किससे ली गई हैं, सरोज स्मृति से पंक्तियाँ ली गई हैं। सरोज इनकी बेटी का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, तो कौन सा युग्म संगत है इसमें से, तो ये है पथिक, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ये सही है। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, ठीक है, ये किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। और हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, हिमक्रीटनी हिमतरंगिणी। और वैदेही वनवास ये रचना है अद्वैत सिंह उपाध्याय हरिओत की। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, तो इसमें से कौन सा युग्म संगत है, तो ये ग्राम्या, ग्राम्या किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। प्रलय की छाया ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। और कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। एक दो बार परेशानी पड़ेगी कि कैसे याद करें, शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बार बार रिपीट करोगे, जब एक अंदर से जब दो चार रचनाएं भी तुम्हें याद होती है ना, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है कि हाँ ये तो हमें याद है, याद। तो बस क्रम से भी याद करते चले जाओगे ना, कभी भी कोई भी परेशानी है। अब सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर से ना अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना। अगर तुम्हारा मनोबल टूट जाता है ना, तब कोई भी बाहरी शक्ति, मतलब ये कहते हैं ना कि कोई कितनी तुम्हें प्रेरित करे तब भी अपना वो नहीं, अंदर से प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक तुम मतलब किसी चीज़ के लिए अपने आप से उत्साहित नहीं होगे तो अच्छा काम कर नहीं सकते। कभी भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। उतार चढ़ाव हमेशा जीवन में आते हैं, और जो एक प्रतियोगी है उसके जीवन में तो अवश्य आएंगे, ठीक है। तो अगर एक बार गिरे हो तो उठोगे भी जरूर, लेकिन विश्वास अपना कभी मत टूटने देना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृति महादेवी वर्मा की है, तो इसमें से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है, तो ये सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। निशीत रामकुमार वर्मा की रचना है। और गीत गुंज ये निराला की रचना है। और गुंजन स्वर्णधूली शायद, स्वर्णधूली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, निराला की है शायद, निराला की भी नहीं है, ठीक है। ध्यान आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी स्वर्णधूली किसकी रचना है, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, गुंजन। निहार, रश्मि, निर्जा ये किसकी है, गुंजन ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिंता किस रचना के सर का शीर्षक है, तो चिंता किस रचना के सर का शीर्षक है, देखो कमायनी के। और देखो कमायनी से कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं आपके लिए, केबीएस में भी हुए हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी भी हुए, एनबीएस में भी, ये मतलब कितनी बार कमायनी से इतने क्वेश्चन बने हैं। और कमायनी के भी पूछ लेते हैं कि मनु किसका प्रतीक है, मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का, ईडा बुद्धि का, ये किसके प्रतीक हैं, ठीक है, इस तरह से। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है, तो ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि ये इनकी छायावादी रचना है। और युगांत, युगबाड़ी और ग्राम्य इनकी प्रगतिवादी रचना है। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, निराला की काव्य रचना है। 101 छंद का ये खंड काव्य है, मतलब 101 छंद का प्रबंध काव्य है इनका। छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपरयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। ये प्रकृतिवादी कवि है जो सुमित्रानंदन पंत है, क्योंकि कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जो अल्मोड़ा में है। और प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। बचपन का नाम क्या है पंत जी के, गोसाई दत्त था।
और संवेदनशील और इंद्रियबोध के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत है। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ठीक, ये आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। आगे क्रम में अपने क्वेश्चन करेंगे। कभी भी निराश नहीं होना। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, हमेशा हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक सी सिचुएशन नहीं होती। और मतलब कहीं परेशानी है तो कहीं मतलब सुख भी है, तो थोड़ा वो तो उतार चढ़ाव रहता ही है जीवन में। ठीक है, और इनसे ही हमने लड़के समझौता करके आगे बढ़ना है अपना जीवन में। ठीक है, अपना लगातार अभ्यास प्रयास और प्रैक्टिस अपना करते रहो जब तक क्वेश्चन है, कम से कम क्वेश्चन दिल लगाना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।